तो संवैधानिक रूप से किसी भी बात को न्यायोचित ठहराए बिना कोई भी बात सर्व स्वीकार नहीं होगी। तो ये तो पक्का समझ लें कि किसी भी संविधान को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी पदाधिकारी को न्याय संगत ठहराने के लिए या ठहरने के लिए इन दो परिभाषाओं से गुजरना पड़ेगा कि उसमें दो शब्दों का संयोग हो। एक तो उसमें समता का लक्षण हो, दूसरा उसमें औचित्यता का लक्षण हो। तो जो बात सम हो और उचित हो वह निश्चित रूप से न्याय संगत होगी। तो समुचित शब्द को परिभाषित करने के बाद ही आप किसी बात को इस निर्णय तक ला सकते हैं कि वो न्याय संगत है अथवा नहीं। तो इन्हीं दो बातों पर मौलिक रूप से किसी भी चीज की कसौटी हो सकती है, चाहे वो संविधान हो, राष्ट्र हो, या कोई भी पार्टी हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई विधेयक हो, कोई भी कोर्ट का निर्णय हो। कोर्ट जैसे निर्णय दे रहा, दो पक्ष उसके सामने हैं, तो दोनों पक्ष में से किसी भी पक्ष के हितों की हानि ना होती हो, इस निष्पक्ष भाव से जो निर्णय देगा जज, वही केवल न्याय संगत होगा। और बाकी जिसमें पक्षपात हो जाए तो वो न्याय संगत नहीं हो सकता। तो उसमें दोनों, एक तो समान रूप से दोनों के हित सुरक्षित हो और उचित रूप से। जैसे मान लीजिए कि अगर एक को 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है तो 5,000 रुपए की ही रिकवरी की जाए, उचित ये है कि। और 5,000 का नुकसान हुआ और आप किसी से 10,000 रिकवर कर रहे हैं तो आप तो दूसरे को नुकसान पहुंचा दिए। तो रिकवरी करना वो तो ठीक है, लेकिन उचित क्या है कि कितनी रिकवरी की जाए, जितनी हानि। तो इस तरह से कोर्ट का न्याय जायज ठहरेगा। अब एक तीसरा प्रश्न भी पूछा गया है कि माधुरी गुप्ता जी ने पूछा है कि क्या नेतृत्वकर्ता को एनडीएस में अपनी निजी संपदा रखने का अधिकार नहीं होगा? अब ये क्यों नहीं होगा भाई? निजी संपत्ति का अधिकार तो सभी को प्राप्त है। निजी संपत्ति आप रख सकते हैं, इस बात में कोई शंका नहीं होती, बल्कि निजी तल पर आपको संपत्ति सुलभ हो, मिल्कियत आपको प्राप्त हो, इसी से आपकी मिल्कियत सिद्ध होती, तो वो तो मिलना ही चाहिए, वो तो न्याय संगत है। अब निजी संपत्ति रखने का अधिकार समान रूप से हो और साथ में उचित रूप से हो, ये बात जरूर है। तो इसमें पहली जो एक घरेलू संपदा कही गई है, संपदा में सबसे पहले घरेलू संपदा होती है। तो घरेलू संपदा का मतलब है घर में उपयोग होने वाली भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण, किसी भी प्रकार की वस्तुएं, नगदी जो घरेलू कार्य में उपयोग हो रही है, तो वो घरेलू संपदा है। अब दूसरी एक संपत्ति है जो आपकी कर्म संपदा होती है।
कर्म संपदा का मतलब है रोजगार से संबंधित। तो रोजगार से संबंधित भी 4 प्रकार की संपदाएं होंगी। पहला कृषि संपदा, दूसरा वाणिज्य संपदा, तीसरा राज्य संपदा और चौथा जो है सामाजिक संपदा। तो कृषि, वाणिज्यिक, राजकीय और सामाजिक, ऐसी 4 संपदाएं ऐसी हैं जो संसाधन के रूप में, रोजगार के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो इनको कर्म संपदा कहा गया है। ये घरेलू संपदा नहीं होती, क्योंकि घरेलू कार्य में इनका उपयोग नहीं होता। कृषि संपदा उसको कहते हैं जो कृषि कार्य में उपयोगी होती है। वाणिज्य संपदा उसे कहते हैं जो वाणिज्यिक कार्य में उपयोगी होती है। राजकीय संपदा वो है जो राजकीय कार्य में उपयोगी होती है। जो सामाजिक कार्य में उपयोगी होती है उसे सामाजिक संपदा कहते हैं। तो जितने ट्रस्ट आदि, मठ मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च आदि इस तरह की बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, तो उनके पास जो संपत्तियां उन्हें क्या कहते हैं? सामाजिक संपदा। मंदिर, मस्जिद आदि जितनी भी गुरुद्वारे, चर्च हैं, इनमें कौन सी संपदा है? कृषि संपदा या वाणिज्यिक संपदा या राजकीय संपदा है? कौन सी है? सामाजिक संपदा। इनमें न कृषि संपदा, न वाणिज्यिक संपदा, न राजकीय संपदा, इसमें केवल सामाजिक संपदा होती है। तो अब इस पे कोई कब्जा कर ले कोई, वो एक अलग बात है, लेकिन उचित यह है कि सामाजिक संपदा सामाजिक कार्यों में नियुक्त हो, राजकीय संपदा राजकीय कार्य में नियुक्त हो, और जो वाणिज्यिक संपदा है वो वाणिज्यिक कार्य में नियुक्त हो, और जो कृषि संपदा है वो कृषि कार्य में नियुक्त हो। उचित तो यही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी तो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में। मंदिरों मठों पर भी सरकारी कब्जे, राजकीय कब्जे दिखाई दे रहे हैं, और वाणिज्यिक संपत्ति पर भी राजकीय कब्जे दिखाई दे रहे हैं। कुछ राजकीय संपदाओं पर वाणिज्यिक लोगों ने भी कब्जा किया हुआ है। कृषि संपदा पर बहुत सारे वणिकों ने कब्जा किया हुआ है। तो इसका मतलब अभी तो सब उथल पुथल है। अभी तो जंगल राज है, जिसकी जहां मर्जी वहां कैप्चर कर रहा है। लेकिन न्यायशील समाज में घरेलू संपत्ति, तो जो घरेलू उपयोग की परिभाषा है उसके तहत जो भी होती है वो सब घरेलू संपत्ति निजी तल पे सभी लोग रख सकते हैं, उसमें कहीं कोई आपत्ति का सवाल नहीं उठता। दूसरी बात कर्म संपदा है, तो प्रति परिवार एक रोजगार का सिद्धांत होता है। यदि एक ही परिवार सारे रोजगार रख लेगा तो बाकी समाज के लोग क्या करेंगे? अब एक ही आदमी कोई राजा बन जाए और कहे कि वो वाणिज्यिक उद्योग भी उसी के होंगे, कृषि भूमि भी उसी की होगी, और राजकीय संपदा भी उसी की होगी, मठ मंदिर गुरुद्वारे चर्च भी पर भी उसी का कब्जा होगा, तो बाकी लोग फिर कहां जाएंगे? एक ही सेठ हो कोई और वो उसके पास ज्यादा पैसा, सारे कर्म संपदाएं सारी वो खरीद ले, कब्जा कर ले, तो क्या वो सेठ का ही सब कुछ हो जाना चाहिए? उचित होगा ये? बाकी जनता क्या भूखों मरेगी? उसको रोजगार कहां से मिलेगा? तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें कर्म संपदा पात्रता अनुसार 4 में से कोई एक संपत्ति पाने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, वो भी प्रति परिवार आधार, अपने परिवार के लिए वो एक इनमें से कोई भी रोजगार संपदा के रूप में प्राप्त कर सकता है, धारण करने का अधिकार। तो घरेलू संपदा तो निजी तौर पे सबको रखना ही है। घरेलू संपदा में नगद रखने की कोई सीमा नहीं है। नगद जो है आप कितनी भी मात्रा में घरेलू संपदा में रख सकते हैं, वो अनलिमिटेड है। न्याय प्रस्ताव के अनुसार एनडीएस का न्याय प्रस्ताव कहता है घरेलू संपदा आप कितनी भी मात्रा में नगद संपत्ति उसमें रख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आवासीय भूखंड की लिमिट है 1000 स्क्वायर फुट से 2500 स्क्वायर फुट के बीच प्रति परिवार। प्रति परिवार माने कोई भी पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे, नाबालिग माने 25 से नीचे वाले। तो घरेलू संपदा में फिर कोई कहेगा कि घरेलू संपदा, मान लो किसी के पास बड़ा घर है
क्या होगा? क्या उसका घर चला जाएगा? नहीं, संपत्ति को अपने कर्म संपदा में ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। तो जो भी उसकी घरेलू संपदा की सीमा से बाहर की कोई संपदा होगी तो उसकी वो कर्म संपदा मानी जाएगी। कौन सा कर्म? जो वो कर्म कर रहा होगा। अगर कृषि कर्म करता है तो उसकी कृषि संपदा मानी जाएगी। वाणिज्य कर्म कर रहा है तो वाणिज्यिक संपदा, राजकीय कर्म कर रहा है तो राजकीय संपदा में चला जाएगा, और सामाजिक कर्म कर रहा है तो सामाजिक संपदा में चला जाएगा। जो भी अतिरिक्त भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण कुछ अगर परिभाषा से अधिक है तो इसमें केवल भूखंड की परिभाषा ऐसी दी गई है कि आप एक तो 1000 से 2500 स्क्वायर फुट का आप अपने लिए मकान बना सकते हैं, और उससे अतिरिक्त होने पर वो आपकी ही संपत्ति रहेगी, लेकिन आपकी दूसरी कर्म संपदा की परिभाषा में आपके पास रहेगी। तो इसमें कोई छीन झपट नहीं है। ये जो न्याय स्थापना का अभियान है, इसमें किसी बड़े आदमी को कोई खतरा नहीं, किसी गरीब आदमी को कोई खतरा नहीं, किसी से छीन झपट करके किसी को बांटने का ये कोई हम लोगों का मार्क्सवादी, माओवादी, लेनिनवादी कार्यक्रम नहीं है। न्याय का संबंध किसी मार्क्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, जेपीवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, सिखवाद, ईसाईवाद से इसका कोई संबंध नहीं। न्याय का वाद जो है वो सिर्फ समुचित हिताधिकारों के वितरण पर ही आधारित है कि समुचित हिताधिकारों की रक्षा हो, जिस सिद्धांत से उसे न्याय कहते हैं। तो ये तो बहुत साफ है बात कि निजी संपत्ति धारण करने का अधिकार सभी को है, क्योंकि न्याय का सिद्धांत, न्याय स्थापना का अभियान किसी की कोई संपत्ति छीनने झपटने की बात नहीं करता। जो जिसके पास, ये सिर्फ परिभाषित कर रहा है, जो जिसके पास है वो किसी न किसी परिभाषा के तहत उसके पास रहेगा। या तो घरेलू संपदा की परिभाषा में है, या उसके अपने कर्म संपदा। कर्म संपदा माने या तो कृषि संपदा, या वाणिज्य संपदा, या राजकीय संपदा। जिस पोस्ट पे वो है, चार में से उस पोस्ट के नाम से उसकी संपदा जानी जाएगी। पदेन स्वामित्व वाली वस्तुओं को संपदा कहते हैं। तो जो भी वो कर्म कर रहा है तत्संबंधी पद, और जो भी वो पद है उसका तत्संबंधी संपदा मानी जाएगी। और वो ये संपत्तियां सब में वही, चारों संपत्तियां, चीजें वही हैं। भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण, वस्तुएं, नकदी, वाहन। अब ये सब क्या है? ये चारों में वही नहीं है, तो फिर नामकरण करने की क्या जरूरत है? नामकरण इसलिए क्योंकि उपयोगिता अलग अलग है। वही भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण कृषि में है तो कृषि कर्म कर रहे हैं, वाणिज्यिक क्षेत्र में है तो वाणिज्यिक कर्म उस पर हो रहा है, उपयोगिता अलग अलग है। राजकीय क्षेत्र में है तो राजकीय कार्य में लगे हुए हैं, और अगर सामाजिक क्षेत्र में है तो सामाजिक कार्य में लगे हुए, उस पर कोई मंदिर बना हुआ है, उस भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण मंदिर का। तो अब देखिए, ये सिर्फ परिभाषा का भेद है, चीजें तो सब में वही है। तो किसी से कोई छीन झपट, न्याय धर्मसभा से किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई छीन झपट का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ परिभाषित कागजों पर किया जाना है और ये अपने आप सब सेटल हो जाएगा। तो कोई छीन झपट का सवाल नहीं। जिसके तो एक सज्जन पूछ रहे थे कि अगर छीनेंगे नहीं तो देंगे कैसे गरीबों को? विकास से दिया जाता है, छीन करके नहीं। जैसे मान लीजिए एक मकान बना है, अब एक मकान आप किसी से छीन लो तब गरीब को दोगे, बेघर को। एक तो ये तरीका है, और ये मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि छीनोगे तो उसका तो चला जाएगा। तो किसी के छीन के देने से बात नहीं बनती, बल्कि सब जिसके पास है वो तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसको देना है। तो दूसरा मकान बनाना है, तो मकान बनाना ये विकास का विषय हो गया, हाउसिंग डेवलपमेंट। तो ये विकास से प्राप्त होता है, छीन झपट से नहीं। तो किसी से कोई छीन झपट इसमें नहीं होती, ये बात बिल्कुल साफ है। तो संपत्ति का जो है इसमें कोई खतरा किसी को नहीं है। सभी को जो निजी संपदा है किसी न किसी परिभाषा के तहत उसके पास रहेगी, तो कोई खतरा नहीं। दूसरी बात, उन्होंने एक और प्रश्न इसी के साथ पूछा कि यदि पति पत्नी एक ही प्रोफेशन में है तो क्या उनमें से एक ही व्यक्ति वेतन का अधिकारी होगा?
यहां पे एक बात आपको स्पष्ट बता दें कि सवाल वेतन का नहीं, सवाल है लोगों की आय का और रोजगार के साधन, आर्थिक आय और आर्थिक संसाधन। आर्थिक संसाधन न्यूनतम किसी भी नागरिक के पास उतनी मात्रा में होना चाहिए जितने में उसका पारिवारिक जीवन यापन औसत मध्यम दर्जे का कम से कम हो सके, उतना तक सुलभ कराना ये संविधान का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, सरकार का ये उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब देखें, यदि पारिवारिक आधार पर ये रोजगार होना तो परिवार में तो पति पत्नी समाविष्ट हैं, तो पति पत्नी कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए कृषि क्षेत्र का उदाहरण है, कृषि क्षेत्र में है तो प्रति परिवार एक रोजगार के तहत यदि कृषि भूमि मान लीजिए 5 एकड़ किसी को प्राप्त है, उस पर आवश्यक सुविधाएं प्राप्त है, तो वो उसके परिवार के लिए है। अब उसमें पति पत्नी बच्चे सब इन्वॉल्व रहते हैं, सब शामिल रहते हैं, सब अपना उसमें काम कर रहे हैं। तो जो जिस योग्य है अपना उसमें काम करे, उसका मुखिया जो है वो रोजगार का अधिकारी मान्य है। मुखिया कौन है? पति पत्नी, जो दोनों में से जो भी मुख्यत्व धारण करता हो, मुख्य रूप से जो किसी क्षेत्र में कुशल हो, वो अपने नाम से उसे अलॉट कर ले या दोनों के संयुक्त नाम से अलॉट करवा ले, तो उनको ये कृषि जो संसाधन प्राप्त होगा वो उनके पूरे परिवार के लिए रहता है। तो वो जो भी कमाएंगे उसमें से वो परिवार में ही जाना, माने दोनों के लिए जाना है। इसी तरह वाणिज्यिक क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में आप हैं तो व्यापार उद्योग व्यवसाय आदि करते हैं। कृषि क्षेत्र में तो खेती उद्यान पशुपालन आदि होता है, लेकिन वाणिज्यिक क्षेत्र में व्यापार उद्योग व्यवसाय होता है। तो व्यापार उद्योग व्यवसाय जो कृषि क्षेत्र से हट के तीनों परिभाषाओं से, तो वो जो आप कर रहे होते हैं, व्यापार माने होता है वस्तुओं का खरीदना बेचना, उद्योग माने होता है बनाकर बेचना, और व्यवसाय माने होता है केवल सेवाएं देकर के उसका शुल्क प्राप्त करना। तो अब देखिए, इस ये भी प्रति परिवार आधार पर आपको कोई ना कोई लाइसेंस आपको मिलेगा, या तो कृषि क्षेत्र का या वाणिज्यिक क्षेत्र का या राजकीय क्षेत्र का या नेतृत्व क्षेत्र का। तो अगर आप वाणिज्यिक क्षेत्र में हैं तो पति पत्नी मिलकर के पूरा परिवार ही काम कर रहा है, उसमें दुकान पे सब बैठ रहे हैं, तो जो भी इनकम होगी वो लाभ होगा वो सब घर में ही जाना है। दूसरी बात, आप उद्योग में काम कर रहे हैं, उद्योग में सारे लोग सपरिवार लगे हैं, आप तो आप काम कर रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट होगा वो घर जाएगा। प्रोफेशन में दोनों बैठे हैं, दोनों कमा रहे हैं, दोनों फीस ले रहे हैं, 2 डॉक्टर हैं, दोनों इंजेक्शन लगा रहे हैं, दोनों पर्ची कट रही है, पूरा घर ही जाएगा, तो कमा ही रहे हैं। वहां कहां रोक लो, शुल्क तो दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों फीस ले रहे हैं। 1 घंटा उसने काम किया तो 1 घंटे का शुल्क उसने लिया, 1 घंटा इसने किया तो 1 घंटे का इसने लिया, या इसने 4 घंटा किया उसने 2 घंटा के, दोनों अपना अपना शुल्क लेके और दोनों को घर ही ले जाना है। तो वाणिज्यिक क्षेत्र तक तो ये सब है ही। अब सवाल है राजकीय क्षेत्र का, कि कोई आदमी राजकीय पदों पर अगर है तो वहां पे वेतन का प्रावधान नहीं है, वहां सेवाओं का कोई शुल्क नहीं दिया जाता, वहां परिवार निर्वाह का व्यय दिया जाता है। तो वहां जो वेतन है वो उनका मानदेय मात्र है, घर के लिए जीवन यापन का खर्चा है, क्योंकि सेवाओं का कोई शुल्क नहीं। जनता की आप सेवा कर रहे हैं, आप पहले ही दिन गए और 15 मिनट में या पुलिस में भर्ती हुए, 15 मिनट में आप किसी डाकू से लड़ने पहुंच गए और वहां मारे गए, किसी आतंकी ने गोली मार दी, तो आप सुरक्षा करने गए और सुरक्षा में आप खतरा ही मोल लेंगे, तो आप 15 मिनट में ही आपका खत्म हो जाएगा जीवन, तो आपको कितना देंगे? जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी देने का धंधा हो, उसका वेतन कैसे तय करोगे? एक पुलिस वाला 1 घंटे में मारा गया, एक सैनिक 1 घंटे में मारा गया, एक डॉक्टर आपकी सेवा में जुटा हुआ उसको भी कोविड-19 हो गया, तो वो क्यों आपकी सेवा करे? तो वो तो पीड़ा बस ही करेगा। नहीं तो आप देखो प्राइवेट अस्पतालों में प्रॉपर सेवा नहीं हो रही। अभी पकड़े गए फर्जी वो जो है इंजेक्शन सप्लाई कर रहे, तो वो तो प्रॉफिट मोटो पे ही चलते हैं, उनको तो प्रॉफिट जिसमें होगा वही काम करेंगे, इलाज थोड़ी करना। प्राइवेट में इलाज कोई क्यों करेगा? प्राइवेट आप स्कूल खोल देंगे। जो सार्वजनिक सेवाएं हैं ये
वाणिज्यिक क्षेत्र में नहीं चल सकते। शिक्षा देना, रोजगार देना, सुविधाएं देना, संरक्षण देना, ये सब संरक्षण में चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, ये अगर आपने वाणिज्यिक क्षेत्र में दिया, कमर्शियल फील्ड में, तो इसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा, कोई सेवा जनता को नहीं मिल पाएगी, तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी जनता। तो ये बात साफ है कि यदि आप राजकीय क्षेत्र में हैं तो वहां वेतन नहीं दिया जाता, तो पारिवारिक निर्वाह व्यय है, तो पूरे परिवार के लिए दिया गया है, आप एक काम करो, दो काम करो, वहां पे सब पोस्टें संयुक्त हैं। इस क्षेत्र में भी पूरे लोग काम करते हैं, वाणिज्य क्षेत्र में भी दोनों काम करते हैं, और राजकीय क्षेत्र में भी दोनों ही माने जाते हैं कि एक मास्टर है तो दूसरी मास्टर नहीं, दोनों घर में एक पढ़ा रहा, दूसरा कॉपी जांच रहा है, ये हो ही रहा है, तो दूसरा उसी का सहायक होता है। वो पति पत्नी एक दूसरे की सहायता के लिए बने, अपना अपना डंडा झंडा अलग गाड़ने के लिए नहीं बने। और जिनको अलग अलग कुछ करना है तो वाणिज्यिक क्षेत्र खुला हुआ है, इसमें जाओ, अपना अपना प्रैक्टिस करो, अपना अपना बैंक अकाउंट खोल लो, अपना अपना रखो और अपना अपना खर्च करो। लेकिन जहां पे जो इमोशनल लोग हैं वही चूंकि ईक्यू वाले ही सिलेक्ट होने हैं, तो वहां आईक्यू वाला कोई जा ही नहीं पाएगा। तो जब तक भावनात्मक विकास नहीं होगा तब तक उस पोस्ट पे जाएगा ही राज्य की सेवा के लिए। नहीं तो जिसका भावनात्मक विकास नहीं है, प्रेम विकसित नहीं है, तो सेवा करेगा ही नहीं, और हर सेवा का पैसा लेगा। तो हर फाइल पे भी हर सरकारी कर्मचारी जो घूस ले रहा है, सब भ्रष्ट, इतना भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। तो क्यों इतना भ्रष्टाचार है? क्योंकि उस पद पे कोई सेवा भावी बैठा ही नहीं, अभी तक ईक्यू टेस्ट ही नहीं हो रहा है, सब पीक्यू और आईक्यू का टेस्ट लेके आगे गए हैं, इसलिए उस पद के लिए योग्य नहीं। छाती विकसित हुए बिना उनका क्षत्रिय तो विकसित ही नहीं होगा, तब तक वो राजकीय कार्य कर नहीं पाएंगे। सेवा भाव के लिए प्रेम चाहिए, और वो प्रेम विकसित हुआ नहीं जिनका ईक्यू के बिना, तो वहां पे तो परिवार निर्वाह व्यय है, इसलिए अलग अलग वेतन की वहां आवश्यकता नहीं होती, दोनों का संयुक्त वेतन। और जिनको अलग अलग वेतन चाहिए तो ये नीचे खुले हुए हैं भैया, वाणिज्य क्षेत्र खुला हुआ है, पूरा कृषि क्षेत्र खुला हुआ है, जाओ वहां काम करो। और चौथा जो है वो भी उसमें भत्ता दिया जाता है। आपको जो ये मानदेय दिया गया, ये तो ये है कि आपको महीने में पूरा मिल जाएगा, एक जैसे जो औसत मध्यम दर्जे का आपको दे दिया गया पूरा पेमेंट। और भत्ते में ये है कि जितना खर्चा हुआ उस लिमिट तक, उससे ऊपर वाला खर्चा भी नहीं दिया जाना, आप खर्च कम करो, उसी लिमिट पर रहिए, और उस लिमिट तक के खर्चे की भरपाई की जानी है। तो नेतृत्व क्षेत्र में तो एक्चुअल पेमेंट जो खर्चा हुआ है वही किया जाएगा, वो भी उस लिमिट तक जितना इनका वेतन। तो इसका मतलब इनको तो 50,000 रुपए सैलरी दी जा सकती है राजकीय क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो नेतृत्व के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको 50 नहीं मिलने, 50,000 की सीमा तक उनके खर्चों की भरपाई मिलनी है बस। अगर 40 ही खर्च किया तो 40 ही मिलेगा, लेकिन 60 किया है तो ना 50 तक मिलेगा, और 60 आपने गलती किया, अब जो है आप अगले महीने में एडजस्ट करिए उसको। तो इसका मतलब ये है कि उनका तो और लिमिटेड है राजनेताओं का। तो ये तो यही न्याय है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो ऊपर वालों को ये उपभोग्य वस्तुओं की आवश्यकता कम हो जाती है, नीचे वालों को ज्यादा है। तो नीचे वालों को ज्यादा है तो उन्हीं को इसीलिए ज्यादा दिया गया है सब कुछ, सारी संपत्तियों की जरूरत नीचे है, ऊपर क्या करेंगे, संपत्ति इतनी और इतनी उपभोग सामग्री कहां ले जाएंगे, उनको जरूरत नहीं होती, वो स्वयं से स्वयं में तृप्त होने लगते हैं, तो उनको बहुत नॉमिनल पे अपना काम चला लेते हैं। तो ऊपर वालों को ज्यादा जरूरत नहीं, नीचे वालों को ज्यादा जरूरत है। तो इस तरह से सारी संपत्तियां अभी तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वालों के पास है, न्याय धर्म सभा के हिसाब से नीचे वालों के पास ज्यादा संपत्तियां पाई जाएंगी। वाणिज्यिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में संपत्ति के लोग होंगे, वाणिज्यिक क्षेत्र वाले संपत्तिवान होंगे, राजकीय क्षेत्र में तो सब राजकीय संपदा होगी, उनका तो अपने घरेलू संपदा ही रहेगी। राजकीय संपदा उनके पदेन है, स्वामित्व के एक जिले के मालिक है तो जिले की सारी संपत्ति के मालिक है, लेकिन उसको घरेलू संपदा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर सामाजिक क्षेत्र में है तो वहां सामाजिक संपदा के मालिक है, लेकिन घरेलू संपदा अलग है।
उसमें इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि घरेलू संपदा पे तो निजी स्वामित्व है ही, साथ में कर्म संपदा की मिल्कियत भी, और फिर जहां तक वेतन का सवाल है, ये पदेन है तो दो भत्ता राजनेताओं को मिलना है, वेतन जो है वो मानदेय के रूप में इनको ऑनरेरियम पे होना है राजकर्मियों को। और वाणिज्यिक क्षेत्र में जितने भी वेतन उठाते हो इसका कोई रोक नहीं, आप 10 वेतन लो, कौन मना कर रहा है? 10 जगह काम करो, 10 वेतन प्राप्त करो, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। कितना भी पैसा कमाओ, वाणिज्यिक क्षेत्र पैसा कमाने का, धन का धंधा ही, खूब धन उपार्जन करो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जिसका काम उसी को साझे और करे तो धंधाबाजी। दूसरे के लिए, दूसरे पद पर वही चीज भ्रष्टाचार हो सकती है। अगर अधिक से अधिक धन राजकीय पदों पर बैठ के कोई खींच रहा है तो वो वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए तो योग्य है, खूब धन कमाओ, लेकिन राजकीय क्षेत्र में उस लिमिट पर ही रहना पड़ेगा। अधिक धन, अधिक संपदा धारण करने का अधिकार नहीं, वो राजकीय रहेगा सब। घरेलू संपदा की परिभाषा में जो है वो अवधारण की रही। तो इतना सुंदर है ये सब सिस्टम। और पात्रता अनुसार पहले परीक्षण होना है, फिर उसके बाद उनको आगे वोटिंग के लिए जाना है। तो इस तरह से अपने आप ही बहुत क्रीमी अच्छे लोग छट के ऊपर जा पाएंगे, तो ये चिंता का विषय भी नहीं होगा। तो ये बात हमारे ख्याल से साफ हो गई होगी सभी को। तो ये आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। और इस विषय में जो भी प्रश्न किसी के होते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और या जूम पे जो उठाए जाते हैं प्रश्न वो यहाँ पे रखे जा सकते हैं, तो हम उन पर बात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने का।